हैं जहां बीजेपी नेता रमेश सिंह को धमकी मिली है। पीएलएफआई के नाम पर उन्हें धमकी दी गई, फोन कॉल कर लेवी मांगी गई है और नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। सुखदेव नगर थाने में आवेदन दे दिया गया है। इससे पहले भी रमेश सिंह को धमकी मिली थी। तो रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी नेता रमेश सिंह को एक बार फिर से धमकी मिली है। लेवी उनसे मांगा गया है, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, बीजेपी नेता रमेश सिंह को एक बार फिर से पीएलएफआई की तरफ से धमकी दी गई है, जिसमें लेवी वसूली की बात कही जा रही है और लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। फोन कॉल करके उन्हें ये धमकी दी गई है। हजारीबाग से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां अज्ञात अपराधियों ने युवक पर हमला किया है। रॉड से मारकर युवक को घायल कर दिया। गंभीर हालत में युवक रिम्स रेफर किया गया है। अलौंजा कला गांव का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। इचाक थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां अज्ञात अपराधियों ने एक युवक पर रॉड से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। गंभीर हालत में युवक को रिम्स रेफर किया गया है। अलौंजा कला गांव का रहने वाला युवक बताया जा रहा है। एक आदमी उधर से लाया था, तौलिया में लिपटा हुआ हथियार था वो, है ना। तौलिया में लिपटा हुआ हथियार था, वो धरत एकदम तड़ातड़ चला ही दिया। जब तक हम लोग दौड़े दौड़े गए वहाँ तक, तब तक वो सब भाग गया। में अपराधी लोग ज़्यादातर बढ़ गए हैं। अभी देखिए, अभी जो सामने घटना घटी, माथा देखने लायक नहीं है, इसकी स्थिति गंभीर है। और अगली खबर आपको राजधानी रांची से बताते हैं, जहां लालपुर थाना क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। हॉस्टल के कमरे में फंदे पर शव झूलता हुआ मिला है। स्कूल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और कमरे से एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें डिप्रेशन के साथ घरेलू परेशानी के कारण आत्महत्या की बात लिखी गई है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, हॉस्टल के कमरे में एक लड़की का शव मिला है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली लड़की बताई जा रही है। मौके से सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें डिप्रेशन और घरेलू परेशानी को लेकर बातें लिखी गई हैं। देखिए, झारखंड में नक्सलवाद और उग्रवाद को खत्म करने को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है और उग्रवादी और नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लातेहार में भी 9 उग्रवादियों ने आज सरेंडर किया है। अब झारखंड में नक्सलवाद को लेकर सरकार और पुलिस की क्या नीति है, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में खत्म होगा उग्रवाद, उग्रवादियों पर कसी जा रही नकेल, नई दिशा का दिख रहा है असर। झारखंड में नक्सलवाद और उग्रवाद पर राज्य और केंद्र सरकार लगातार नकेल कस रही है। सरकार लगातार उग्रवादियों को सरेंडर करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। झारखंड पुलिस भी लगातार सतत प्रयास कर रही है और नई दिशा का नाम से प्रोग्राम चला रही है। लातेहार में इसी के अंतर्गत 9 उग्रवादियों ने सरेंडर भी किया। जेजेएमपी को जो 9 उग्रवादी आपके सामने दिखे जैसे आज जो आत्मसमर्पण किए हैं, उनका भी मैं खूब स्वागत करता हूं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके साथ ही लातेहार जिला में जेजेएमपी के अब कोई भी उग्रवादी नहीं बचते हैं। हम लोग का जो गोल है कि 2025 तक नक्सल ख़त्म कर दें, करीब करीब हम लोग उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। जो स्टेट है, हम लोग अब वैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां पर शायद यह कहते हुए खुशी होनी चाहिए कि अब शायद सीआरपीएफ या एसएसबी की ज़रूरत भी नहीं हो स्टेट पुलिस को, अगर हम लोग सिर्फ चाईबासा की बात छोड़ देते हैं तो। लातेहार में सरेंडर करने वाले उग्रवादी जेजेएमपी संगठन से जुड़े हुए हैं। सरेंडर किए हुए सभी 9 उग्रवादियों में से 5 पर 23 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और बाकी उग्रवादियों पर 5-5 लाख के इनाम की घोषणा थी। सरेंडर किए गए उग्रवादियों के पास से एक AK-56, 4 AK-47 समेत भारी मात्रा में राइफल और गोली का जखीरा बरामद किया गया। उग्रवादियों ने ये आत्मसमर्पण सीआरपीएफ आईजी, पलामू रेंज के आईजी, डीआईजी और लातेहार एसपी के सामने किया है। सबसे बड़ा योगदान ये रहा है कि जो हमारा झारखंड सरकार का जो आत्मसमर्पण नीति है, ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। इसमें बहुत सारा फायदा सब लोग का मिलता है।
तो इसी माध्यम से बाकी लोग को भी मैं अपील करता हूं कि वो लोग जल्दी से जल्दी अपना आत्मसमर्पण करें। अन्यथा जो भी है तो आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में क्या हो रहा है, उसी हिसाब से हमारा ऑपरेशन लगातार तेज रहेगा। उनके विरुद्ध लगातार हम लोग अभियान कंटिन्यू करेंगे। झारखंड में अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नक्सलवाद को खत्म करने की नीति रंग लाती दिख रही है, क्योंकि लगभग हर रोज उग्रवादी और नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ये वाकई 2026 तक झारखंड पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो पाएगा। लातेहार से न्यूज़ 18 संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड में नई शराब नीति लागू हो गई है, जिसके बाद भारत में बनने वाली विदेशी शराब की कीमतों में इजाफा होगा और शराब 100 रुपए से लेकर 250 रुपए तक महंगी हो जाएगी। लेकिन अब इस शराब नीति पर सियासत भी जमकर हो रही है। क्या है नई शराब नीति, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में नई उत्पाद नीति 1 सितंबर से लागू हो गई है। अब खुदरा शराब की बिक्री निजी हाथों में होगी। लॉटरी से चयनित 126 दुकानदारों को विभाग ने लाइसेंस दे दिया है। नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद भारत में बनने वाली विदेशी शराब की कीमतों में इजाफा होगा और सबसे ज्यादा बिकने वाली शराब 100 से 250 रुपए तक महंगी हो जाएगी। उत्पाद विभाग के दामन में जो दाग धब्बे थे, वो सारे दाग धब्बे इस बार मिटा दिए गए वॉशिंग पाउडर से, निरमा पाउडर से। और आपने देखा होगा 100% और पारदर्शी तरीके से कोई सवाल और कोई अंगुली भी नहीं उठा सकता है कि उत्पाद विभाग में कहीं से कोई गड़बड़ी हुई है। बड़ी निष्पक्षता के साथ में इस बार दुकानों की बंदोबस्ती की गई और खुले तौर पर और पूरे हिंदुस्तान देख रहा था लिंक वेख के कि पारदर्शी तरीके से जिस तरह हमने दुकानों को बंदोबस्ती की है। झारखंड में नई शराब नीति लागू होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने इसकी सराहना की है और इससे राज्य को राजस्व में लाभ मिलने की बात कही है। साथ ही पूरी नीति को पारदर्शी बताया। शराब नीति नई बनी है, एक कारगर शराब नीति बनी है। इस नीति से झारखंड सरकार को बेहतर राजस्व की प्राप्ति होगी और बेहतर तरीके से शराब दुकान खोले जाएंगे। झारखंड बीजेपी ने नई शराब नीति पर कई सवाल उठाए। उन्होंने नीति में हर ओर घोटाला होने और दुकानों के आवंटन को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। शराब नीति पर इतने बार अपना स्टैंड बदला है कि शायद सरकार को भी नहीं पता कि आज कौन सी नीति लागू है। और मुझे लगता है दिल्ली से तुगलकाबाद से दिल्ली वाली कहानी कई बार दोहराई जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि वाकई नई शराब नीति से सरकारी राजस्व को कुछ लाभ होगा या ये नीति भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट। और रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां सीआईडी साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। 1.5 करोड़ से अधिक का साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आरोपी एरा लक्ष्मा रेड्डी तेलंगाना से गिरफ्तार हुआ है। तेलंगाना के करीमनगर से गिरफ्तारी हुई है। निवेश पर 5 से 10 गुना लाभ का लालच दिया करता था और व्हाट्सएप पर लिंक भेजकर ठगी की जाती थी। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीआईडी साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक का साइबर ठगी के मामले में ये बड़ी सफलता मिली है पुलिस की टीम को। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग नगर विकास विभाग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि निर्वाचन आयुक्त का पद खाली है और बिना उनके फिलहाल चुनाव होना अभी संभव नहीं है। वर्गों के आरक्षण के संबंध में जब तक नगर विकास विभाग कोई अधिसूचना निकाल नहीं देती है, तब तक हम लोग उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग नगर विकास विभाग उस जनसंख्या को, उस डाटा को अधिसूचित करेगी, कर करके राज्य निर्वाचन आयोग को आएगा, तो उसके बाद जो है हम उसकी तैयारी शुरू करेंगे। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान में जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त है। उनके बिना जो है अभी किसी प्रकार का काम निर्वाचन से संबंधित नहीं किया जा सकता, प्रारंभ नहीं किया जा सकता है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड नंबर 9 के बिजली उपभोक्ताओं ने बिजली विभाग के कार्यालय में ताला लगाकर कर्मियों को बंधक बना दिया, जिससे आम उपभोक्ता के साथ अधिकारी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल ये सभी आदिवासी उपभोक्ता हैं। इनका आरोप है कि विभाग के अधिकारियों के इशारे पर उन पर बिजली चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज कर
परेशान किया जा रहा है। बार बार उन पर मामला दर्ज किया जा रहा है। जुर्माना भरने के बाद भी केस दर्ज किया जा रहा है। जिस लोग घर में थे, हम लोगों को बोला गया कि आपका आधार कार्ड दीजिए, हम लोगों को फ्री में आप लोगों को मीटर दे देंगे, अप्लाई कर देंगे। 2 दिन के बाद पुलिस आती है और हम लोगों को जानकारी देती है कि आप लोगों का केस हुआ है। यही संबंधित में हम लोगों को बात करने के लिए आए थे, तो बोल रहे हैं कि केस आप लोगों का जारी होना ही है, आप लोगों को आवेदन नहीं दिए। सब बड़ा डिपार्टमेंट में जो पदाधिकारी है वो कर्मचारी नीचे क्या कर रहे हैं, इन लोगों को कुछ जानकारी है नहीं। धनबाद में SNMMCH के जूनियर डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गई है। उपायुक्त आदित्य रंजन, SDM राजेश कुमार, DSP नौशाद आलम और सरायढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी अस्पताल परिसर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधीक्षक डॉक्टर DK गांडोरिया से सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली और कई दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि गुरुवार को इमरजेंसी वार्ड में इलाज के दौरान मरीज की मौत के बाद परिजन और डॉक्टर के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान डॉक्टर के साथ मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए थे। घटना के बाद से अस्पताल की सेवाएं प्रभावित रहीं। डॉक्टरों ने साफ कहा था, जब तक उन्हें सुरक्षित माहौल नहीं मिलेगा तब तक वो निश्चिंत होकर काम नहीं कर पाएंगे। डीसी ने SNMMCH का निरीक्षण किया है। सरकार का भी काफ़ी फोकस है कि हमारे डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित रहेंगे, तभी बाकी लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ दे पाएंगे। तो कुछ आंशिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, कुछ साइनेजेस की कमी है, इसकी वजह से चीज़ें स्मूथ नहीं है। नए लोगों को पता नहीं चल रहा है डायरेक्शन वगैरह जो अस्पताल में होना चाहिए साइनेज। बाकी एक CCTV बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम एक हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ कर चुके हैं, सिर्फ एक एड्रेस सिस्टम लागू करने के लिए बातचीत चल रही है कि हम लोग एक एड्रेस सिस्टम लागू कर दें। किसी को कहीं तकलीफ है तो हम लोग वहीं से डायरेक्शन दे दें कि कोई भी आदमी वहाँ पर पहुँचे।